आप लोगों को क्रिया पढ़ा रहे थे, आज पुनः क्रिया पढ़ा रहे हैं। कल बताए थे क्रिया किसे कहा जाता है, जिस शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहा जाता है। क्रिया के भेद कितने प्रकार से किए जाते हैं, तो क्रिया के भेद दो प्रकार से किए जाते हैं। एक कर्म के आधार पर क्रिया, एक संरचना के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया के दो भेद भी होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। द्विकर्मक क्रिया में एक प्राणीवाचक होता है, एक अप्राणीवाचक। जबकि संरचना के आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं। संरचना के आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं, एक नाम धातु क्रिया, एक प्रणार्थक क्रिया, एक पूर्वकालिक क्रिया और एक संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में भी हम कल आपको 3-4 भेद बता दिए थे। संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। तो संयुक्त क्रिया के 11 भेद में सबसे पहले है आरंभ बोधक क्रिया। आरंभ बोधक क्रिया है आरंभ बोधक। दूसरा है आवश्यकता बोधक, अनुमति बोधक, आज्ञा बोधक। अनुमति बोधक के बाद है इच्छा बोधक। अनुमति बोधक के बाद इच्छा बोधक और एक शक्ति बोधक। इतनी क्रिया हम कल आप लोगों को पढ़ा चुके थे। आरंभ बोधक कहाँ होता है, जब कोई क्रिया कोई शुरू कर दे तो वहाँ पर आरंभ बोधक होता है। जैसे मोहन पढ़ने लगा, सोहन खेलने लगा, गोपाल हंसने लगा, ये आरंभ बोधक हो गया। आवश्यकता बोधक वहाँ होता है जहाँ पर किसी आवश्यकतावश हम क्रिया को करते हैं, वहाँ पर आवश्यकता बोधक। जैसे मुझे पढ़ना पड़ता है, उसे खेलना पड़ता है, हमें हंसना पड़ता है। अनुमति बोधक जहाँ पर किसी आज्ञा की आवश्यकता होती है, जैसे मुझे जाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे बोलने दो। और इच्छा बोधक क्रिया वहाँ होती है जहाँ किसी चीज़ की इच्छा प्रकट की जाए और वहाँ क्रिया संपादित हो, तो इच्छा बोधक। जैसे भगवान आपको सफलता दें, ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। और शक्ति बोधक क्रिया वहाँ होती है जहाँ पर शक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बंदर कूद सकता है, मैं लिख सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ। और ये 5 भेद जो है कल बता दिए थे। अगला भेद है देखिए, आरंभ बोधक, आवश्यकता बोधक, अनुमति बोधक, इच्छा बोधक, शक्ति बोधक। इसके बाद है नित्यता बोधक। नित्यता, 6वां भेद जो है नित्यता बोधक है। नित्यता को ही कहीं कहीं निरंतरता लिखा रहता है, निरंतरता बोधक, जहाँ पर क्रिया की निरंतरता का बोध हो। और 7वां है नित्यता निरंतरता। 7वां है अवकाश बोधक। 7वां अवकाश बोधक है। और 8वां है, पहले नित्यता बोधक देखिए। नित्यता बोधक क्रिया कहाँ होती है, जहाँ किसी कार्य की नित्यता या निरंतरता का बोध हो, वहाँ पर नित्यता बोधक होता है। जैसे पेड़ बढ़ता गया, लड़का खेलता गया, लड़का खेलता गया। सलोनी रोती गई। अवकाश बोधक जहाँ पर किसी क्रिया में अवकाश हो जाए, वहाँ पर अवकाश बोधक होता है। जैसे मैं
मुश्किल, मैं मुश्किल से खा पाया, मैं मुश्किल से खा पाया। मैं मुश्किल से जा पाया, मैं मुश्किल से जा पाया। 8वां है अभ्यास बोधक। अभ्यास बोधक कहाँ होता है? जहाँ पर किसी क्रिया का लगातार अभ्यास किया जाए वहाँ अभ्यास बोधक। जैसे वह पढ़ा करता है, वह पढ़ा करता है, वह पढ़ा करता है। वह खेला करता है, वह खेला करता है, वह खेला करता है। राधा नाचा करती है, सोहन दौड़ा करता है, वहाँ अभ्यास बोधक हो जाएगा। एक है अभ्यास बोधक के बाद 9वां है पुनरुक्ति बोधक। 9वां है पुनरुक्ति बोधक। 9वां पुनरुक्ति बोधक जहाँ पर क्रिया कई बार की जाए वहाँ पर पुनरुक्ति बोधक होता है। जैसे वह आया जाया करता है, वह आया जाया करता है, वह आया जाया करता है। वह लिखा पढ़ा करता है, लिखा पढ़ा करता है, वह लिखा पढ़ा करता है। या फिर सोहन लिखते सोहन लिखते लिखते सो गया, सोहन लिखते लिखते सो गया। मोहन हंसते हंसते गिर पड़ा। अगला 10वां है, 10वां देखिए समाप्ति बोधक क्रिया। 10वां है समाप्ति बोधक क्रिया। 10वां समाप्ति बोधक क्रिया। समाप्ति बोधक क्रिया। समाप्ति बोधक क्रिया कहाँ होती है? जब क्रिया पूरी हो चुकी होती है। जैसे सोहन लिख चुका, राधा नाच चुकी। 10वां और 11वां है अपूर्ण बोधक। जैसे वह नाच रहा है, हम खेल रहे हैं। ये संयुक्त क्रिया के 11 भेद थे। 11 भेद खत्म हो गए। अब अगला है क्रियार्थक संज्ञा। इसी में क्रिया में देखिए आगे है क्रियार्थक संज्ञा।
आगे क्रियार्थक संज्ञा है। क्रियार्थक संज्ञा किसे कहा जाता है? देखिए क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा किसे कहा जाता है? जब क्रिया को संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाता है उसे क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। 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 देश के लिए मरना, देश के लिए मरना अच्छा है। देश के लिए मरना अच्छा है। अब यहाँ देखिए स्वास्थ्य के लिए क्या लाभदायक है? टहलना। तो टहलना क्रिया है और इस क्रिया को संज्ञा की तरह प्रयोग किए जाने के कारण टहलना में क्रियार्थक संज्ञा हो गया। देश के लिए मरना अच्छा है, तो किसके लिए मरना अच्छा है? देश के लिए। देश के लिए क्या करना अच्छा है? तो मरना। तो मरना यह क्रिया है और ये क्रिया जो है संज्ञा की तरह प्रयोग किया गया, इसीलिए इसमें क्रियार्थक संज्ञा हो गया। अब देखिए आगे समीक्षाधिकारी में कई बार प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित, एक प्रश्न आप लोगों को हम बता दे रहे हैं किस तरह का प्रश्न पूछता है क्रिया से। तो क्रिया में अगर पीसीएस का पेपर है जैसे समीक्षाधिकारी का, तो समीक्षाधिकारी में पूछा था निम्नलिखित वाक्य में सकर्मक, निम्नलिखित वाक्य में सकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित वाक्य में सकर्मक क्रिया है। ए विकल्प था वह रोती है, वह रोती है। बी तुम खेलते हो, तुम खेलते हो। सी गोपाल दौड़ता है, गोपाल दौड़ता है। डी राधा नाचती है, राधा नाचती है। इस तरह का 4 वाक्य था। इसमें पूछा निम्नलिखित वाक्यों में सकर्मक क्रिया है, यानी किस में सकर्मक क्रिया है। ठीक, तो किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? इसमें देखिए वह रोती है, वह रोती है। तो अगर मुख्य क्रिया के साथ हम क्या का प्रश्न लगा दें और क्या के उत्तर में जो आता है वही क्या होता है? कर्म। तो उस वाक्य को सकर्मक मान लिया जाता है। अब जैसे वह रोती है, तो क्या रोती है? वह रोती है, क्या रोती है? तो अब यहाँ कुछ विकल्प में नहीं आया, तो ये वाक्य जो है अकर्मक हो गया। तुम खेलते हो, क्या खेलते हो? ये भी वाक्य अकर्मक हो गया। गोपाल दौड़ता है, क्या दौड़ता है? तो ये भी वाक्य अकर्मक हो गया। राधा नाचती है, राधा क्या नाचती है? तो ये भी अकर्मक हो गया। गोपाल क्या दौड़ता है? ये भी अकर्मक हो गया। तुम क्या खेलते हो? ये भी अकर्मक। वह क्या रोती है? ये भी अकर्मक। चारों वाक्य देखने में अकर्मक लग रहा है, लेकिन इसमें अकर्मक सकर्मक में कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो नित्य अकर्मक होती हैं, कुछ क्रियाएं नित्य अकर्मक होती हैं। नित्य अकर्मक होती हैं यानी कि ऐसी क्रिया जिसको कभी भी हम सकर्मक नहीं बना सकते हैं, और ऐसी क्रिया जिनको हम सकर्मक बना सकते हैं वो नित्य सकर्मक होते हैं, और ऐसी क्रिया जिनको हम कभी सकर्मक नहीं बना सकते हो नित्य अकर्मक होते हैं। जैसे देखिए रोना, सोना, दौड़ना, हंसना, कूदना, नाचना,
नाचना आदि, ये सभी क्या होते हैं, नित्य अकर्मक होते हैं। जैसे वह रोती है, तो रोती को कभी भी हम सकर्मक नहीं बना सकते हैं। लेकिन इस वाक्य में देखिए, तुम खेलते हो, तो खेलना के साथ जो है हम यहाँ फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी कुछ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन रोना के साथ हम कुछ कभी नहीं जोड़ पाएंगे। इसलिए ये वाक्य जो है नित्य अकर्मक है, लेकिन ये सकर्मक हो जाएगा। इसलिए इस पूरे वाक्य में बी वाला सही हो जाएगा कि ये वाक्य सकर्मक है। जबकि कर्म नहीं लिखा गया है, फिर भी इसको सकर्मक माना जा सकता है। और कर्म तो किसी में नहीं लिखा गया है, लेकिन इनके साथ कोई कर्म जोड़ा नहीं जा सकता, इसके साथ कोई कर्म नहीं जोड़ा जा सकता, इसके भी साथ, लेकिन इसके साथ जोड़ा जा सकता है। जैसे वह खाती है, वाक्य तो कहने के लिए कर्मक है, लेकिन खाती के साथ जो है सेब खाती है, खाना खाती है, जोड़ा जा सकता है, उसको सकर्मक बनाया जा सकता है। तो इस तरह का वाक्य जो है पीसीएस में पूछता है, और इसमें सकर्मक अकर्मक में आप भेद कर पाएंगे। ठीक, तो तुम खेलते हो, खेलना, खाना, पढ़ना, लिखना, ये सभी सकर्मक होते हैं, इनको सकर्मक हम बना सकते हैं। लेकिन रोना, सोना, दौड़ना, हंसना, कूदना, नाचना, ये सभी नित्य अकर्मक हैं, इनको हम कभी भी सकर्मक नहीं बना सकते हैं। तो ये आज क्रिया समाप्त हुई। कल हम क्रिया का काल पढ़ाएंगे। और काल ऐसा शब्द है जो अनेकार्थी शब्द है। काल माने क्या होता है, समय, और काल माने मौत। तो कल हम आप लोगों को काल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।